हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें लेकर आया हूं, तो आइए शुरू करते हैं। पतंजलि के कोरोनिल पर संकट गहराता ही जा रहा है। अब कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल करने वाले निम्स विश्वविद्यालय के मालिक और चेयरमैन बीएस तोमर ने इस मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया है कि हमने कोरोनिल का कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया है। रिपोर्ट के अनुसार निम्स विश्वविद्यालय ने 20 मई को सीटीआरआई से दवा की इम्यूनिटी टेस्टिंग के लिए मंजूरी ली और 23 मई को ट्रायल शुरू कर दिया था। इसके बाद 23 जून को बाबा रामदेव ने इस दवा को लॉन्च कर दिया। बीएस तोमर ने कहा है कि इस दवा में इम्यूनिटी बूस्टर मिला गया था। इसके लिए हमने अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी का प्रयोग किया था। लेकिन अब रामदेव कह रहे हैं कि उन्होंने कोरोना की दवा बनाई और 100% लोग इससे ठीक भी हो गए। उन्होंने कहा कि कोरोना की दवा बाबा रामदेव ने कैसे बनाई, वही जाने। उत्तराखंड सरकार के आयुर्वेद विभाग ने कहा था कि जिस दवा के लिए पतंजलि ने लाइसेंस लिया था उसमें कोरोना का जिक्र कहीं था ही नहीं। उन्होंने कहा था कि यह लाइसेंस इम्यूनिटी बढ़ाने, कफ और बुखार की दवा के लिए लिया जा रहा है। पतंजलि ने आयुष विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा है कि कोरोनिल का ट्रायल कोरोना के 120 मरीजों पर किया गया है। इन मरीजों में कोरोना के लक्षण कम थे। ये लोग 15 से 80 साल के बीच के थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। पतंजलि ने कहा है कि इस ट्रायल में 2 महीने लगे और इसकी जानकारी सभी को दी गई थी। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच रेगुलर ट्रेनों के लिए बुक किए गए सभी टिकटों को रद्द करने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड के अनुसार अगर किसी भी यात्री ने इस दौरान इन ट्रेनों में टिकट की बुकिंग की है तो उसे 100% रिफंड मिलेगा। रेलवे के अनुसार इस दौरान सिर्फ स्पेशल ट्रेनें ही चलेंगी। दवा निर्माता कंपनी हेटेरो को कोविड-19 ड्रग रेमडेसिविर के जेनरिक वर्जन को बनाने और बेचने की इजाजत मिली हुई है। हेटेरो ने सबसे पहले इस दवा की 20,000 शीशियां महाराष्ट्र और दिल्ली समेत 5 राज्यों को भेजी हैं। देश में महाराष्ट्र और दिल्ली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। इन 5 राज्यों में गुजरात और तमिलनाडु भी शामिल हैं, जिन्हें पहली खेप के तहत ये दवा मिल रही है। यह दवा भारत में COVIFOR के नाम से बेची जा रही है। पहली खेप के तहत दवा पाने वाले राज्यों में तेलंगाना भी शामिल है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ही हेटेरो की ऑफिस है। हेटेरो ने बताया है कि 100 मिलीग्राम दवा की शीशी का दाम 5,400 रुपये है। वयस्क और बाल रोगियों को पहले दिन दवा की 200 मिलीग्राम मात्रा लेनी होगी। इसके बाद अगले 5 दिन तक रोजाना 100 मिलीग्राम की मात्रा लेनी है। अगली खेप में यह दवा कोलकाता, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, रांची, विजयवाड़ा, कोची, त्रिवेंद्रम और गोवा में भेजी जाएगी। कंपनी ने अगले 3-4 हफ्ते में दवा की 1 लाख वायल बनाने का टारगेट रखा है। हेटेरो ग्रुप के MD वंशी कृष्णा बांदी ने कहा कि यह दवा केवल अस्पतालों और सरकार के पास मौजूद होगी, इसे रिटेल में नहीं बेचा जाएगा। कोरोना महामारी की मार झेल रहे बिहार और उत्तर प्रदेश में भारी आंधी तूफान कहर बनकर टूटा है। पिछले 24 घंटों में आंधी तूफान के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अकेले बिहार में 83 लोगों की मौत हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश के भी विभिन्न इलाकों में आसमानी बिजली की चपेट में आकर 24 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग बिजली की चपेट में आने से झुलस गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बिहार में जहाँ कई जिलों के अलग अलग क्षेत्रों में गुरुवार को आकाशीय बिजली वज्रपात गिरने से 83 लोगों की मौत हो गई, वहीं सबसे अधिक 13 लोगों की मौत अकेले गोपालगंज जिले में हुई। यहां बिजली गिरने की घटना में कम से कम 6 लोग घायल हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि गुरुवार को राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में वज्रपात की चपेट में आने से 83 लोगों की मौत हुई है। विभाग के मुताबिक सबसे अधिक 13 लोगों की मौत गोपालगंज जिले में हुई। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से मधुबनी और नवादा में 8, भागलपुर और सीवान में 6, बांका, दरभंगा और पूर्वी चंपारण जिले में 5 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा खगड़िया और औरंगाबाद में 3, जहानाबाद, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, जमुई, पूर्णिया, सुपौल, कैमूर और बक्सर में 2-2 और सारण, शिवहर, समस्तीपुर, मधेपुरा और सीतामढ़ी में वज्रपात से 1-1 लोगों की मौत हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों में प्रकृति का कहर लोगों पर टूट पड़ा। मानसूनी बारिश में राज्य में 24 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। इसमें सर्वाधिक 9 लोगों की मौत देवरिया जनपद में हुई है। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल बताया, मानसूनी बारिश के कारण गुरुवार को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आकाशीय बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें कुशीनगर में 1, फतेहपुर में 1, उन्नाव में 1, देवरिया में 9, बाराबंकी में 2, प्रयागराज में 6, अंबेडकर नगर में 3, बलरामपुर में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों से मिल रही जानकारी के अनुसार देवरिया जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुरुवार को बारिश के बीच बिजली गिरने से 7 वर्ष की बालिका और किसान समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। इनमें से अधिकांश लोग अपने खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे, तभी उन पर प्रकृति का कहर टूट पड़ा।
एलएसी पर लगातार चालबाजी कर रहे चीन को भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उसे बाज आना ही होगा और एलएसी पर पूर्व स्थिति बहाल करनी होगी, अन्यथा हालात खराब होंगे। ऐसे समय जब गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाएं कुछ 100 मीटर की दूरी पर तैनात हैं, भारत ने हालात बिगाड़ने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। भारत ने आधिकारिक तौर पर माना है कि चीन की तरफ से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास चीन ने बड़े पैमाने पर अपने सैनिक और हथियारों की तैनाती की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि मई से ही चीन ने गलवान घाटी क्षेत्र में भारत की सामान्य पेट्रोलिंग में अड़चन डालना शुरू किया। इस पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत भी हुई। मध्य मई में चीन ने पश्चिमी सेक्टर में भी यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। भारत ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर साफ कहा था कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीते 6 जून को कमांडर स्तर की बातचीत में यथास्थिति बनाने पर सहमति बनी थी, लेकिन चीन ने इसका भी उल्लंघन किया, जिसके चलते 15 जून को हिंसक झड़पें हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मई के शुरुआत से ही चीन ने एलएसी के पास बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती करनी शुरू कर दी थी, जो 1993 में हुए समझौते का उल्लंघन था। समझौते में इस बात का जिक्र है कि दोनों देश एलएसी के पास अपनी सीमा में सैनिकों की तैनाती एक मित्रवत पड़ोसी की भावना के तहत करेंगे, लेकिन चीन ने इसका भी उल्लंघन किया। चीन के रुख को देखते हुए ही भारत को अपनी सुरक्षा के उपाय करने पड़े। भारतीय सैनिक समूचे एलएसी से परिचित हैं और हमेशा पारंपरिक नियमों का पालन करते रहे हैं। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि लंबे समय से भारतीय सैनिक गलवान घाटी में पेट्रोलिंग करते रहे हैं। भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वह सीमा के भीतर है, हालांकि चीन इसका पालन नहीं करता। इसी वजह से दोनों सेनाओं के बीच कई बार झड़पें हुई हैं। यह उल्लेख इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारत पुलों और सड़कों के निर्माण में एलएसी का उल्लंघन कर रहा है। चीन ने पहले भी समझौतों का उल्लंघन किया है, लेकिन इस बार उसने सारे नियमों और मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है। जेडी नेता तेजस्वी यादव गुरुवार को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के घरवालों से मिलने पहुंचे। सुशांत के पटना स्थित घर पर तेजस्वी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं मुलाकात के बाद तेजस्वी ने मांग उठाई कि राजगीर में जो फिल्म सिटी बन रही है वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर हो। इससे पहले दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से मुलाकात की थी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में बीजेपी सांसद ने सीबीआई जांच की मांग की थी। बता दें कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में खुदकुशी की थी। मुंबई पुलिस ने इस केस के सिलसिले में उनके करीबी दोस्तों से पूछताछ की है। पुलिस सुशांत के सुसाइड की वजह का पता लगाने में जुटी है। आने वाले महीनों में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार की आशंकाओं के बीच स्कूलों का फिलहाल अक्टूबर से पहले खुलना मुश्किल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद इसके संकेत दिए हैं। ऐसे में मंत्रालय ने ऑनलाइन पढ़ाई की भी मुहिम को और तेज किया है। स्कूलों से ऑनलाइन क्लास लगाने और छात्रों को उससे जोड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूलों के लिए प्रस्तावित 12 नए टीवी चैनलों को लॉन्च करने की योजना पर भी काम तेज किया गया है। नए शैक्षणिक सत्र को लेकर होगी समीक्षा। मंत्रालय ने इससे पहले स्कूलों के अगस्त तक खुलने की उम्मीद जताई थी, लेकिन हाल ही में दिल्ली सहित देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। मंत्रालय ने हाल ही में यूजीसी को भी परीक्षाओं और नए शैक्षणिक सत्र को लेकर जारी गाइडलाइन की नए सिरे से समीक्षा करने को कहा है। केंद्रीय विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। इस बीच मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। छात्रों को हर दिन 2 से 3 घंटे ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। इस दौरान नोट्स आदि भी तैयार कराने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि अभी हर दिन सभी विषय नहीं पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इन्हें 3 से 4 दिन ही पढ़ाया जा रहा है। इस बीच छात्रों की उपस्थिति भी जरूरी की गई है। हाल में शुरू हुई ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे नहीं शामिल हो रहे हैं, उन्हें लेकर स्कूलों ने अभिभावकों को मैसेज किए हैं। साथ ही कहा है कि वह बच्चे को ऑनलाइन क्लास से अनिवार्य रूप से जोड़े। संगठन से जुड़े अधिकारियों की माने तो मौजूदा समय में जो परिस्थितियां बनी हुई है, उनमें फिलहाल ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। इसके जरिए कब तक पढ़ना होगा, यह कहना मुश्किल है। कोरोना वायरस के इलाज की दवा बनाने को लेकर बाबा रामदेव, बालकृष्ण समेत अन्य के खिलाफ ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडी एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। पूर्व इंटेलिजेंस अफसर और सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु कुमार गुप्ता ने बाबा रामदेव, बालकृष्ण समेत अन्य के खिलाफ शिकायत दी है। विष्णु कुमार गुप्ता ने यह शिकायत गाजियाबाद के एसएसपी को दी है। साथ ही इनके खिलाफ ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडी एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट समेत अन्य कानून के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। विष्णु कुमार गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि बाबा रामदेव ने बिना मंजूरी और लाइसेंस लिए दिव्य श्वसारी वटी और दिव्य कोरेनल टैबलेट नामक दवाओं को बेचना शुरू कर दिया। इसके जरिए बाबा रामदेव ने जनता के साथ धोखाधड़ी की है। शिकायतकर्ता विष्णु कुमार गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण समेत अन्य ने कोरोना के इलाज की दवा बनाने का झूठा दावा करके आम लोगों को गुमराह किया है और कानून की धज्जियां उड़ाई है। इन्होंने कोरोना बीमारी को 100% ठीक करने का दावा करके आम लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डालने का काम किया है। आपको बता दें कि मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में कोरोना वायरस की दवा
दवा बनाने का दावा किया था। साथ ही आयुर्वेदिक दवा कोरेनिल को लॉन्च किया था। बाबा रामदेव ने दावा किया था कि कोरेनिल दवा को 95 लोगों पर टेस्ट किया गया था। इस दवा के असर से सिर्फ 3 दिन के भीतर 69% कोरोना मरीज ठीक हो गए, जबकि 7 दिन में 100% मरीज रिकवर हुए। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस दवा के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड में छिड़ी नेपोटिज्म की जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हर दिन इंडस्ट्री का ही कोई ना कोई शख्स बॉलीवुड के कच्चे चिट्ठे खोल रहा है और नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत इसमें सबसे आगे हैं। इसी कड़ी में कंगना ने एक बार फिर स्टार किड्स को लेकर करण जौहर पर निशाना साधा है। कंगना ने सोनम कपूर, सारा अली खान, आलिया भट्ट और सोनाक्षी सिन्हा की एक पुरानी तस्वीर शेयर की है और इसके जरिए एक्ट्रेस ने करण जौहर के एक पुराने बयान पर निशाना साधा है। दरअसल अपने एक पुराने बयान में करण ने कहा था कि स्टार किड्स आउटसाइडर की तुलना में ज्यादा गुड लुकिंग होते हैं। ऐसे में अब कंगना रनौत ने इन स्टार किड्स की पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें सारा से लेकर सोनम तक बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं। दरअसल नेपोटिज्म के बाद ट्विटर पर पापा है ना भी ट्रेंड कर रहा था, जिसे लेकर एक यूजर ने यह कोलाज शेयर किया था और उसे ही अब कंगना ने भी शेयर किया है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का प्रीमियर 24 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर होगा। फिल्म के निर्देशक मुकेश छाबड़ा ने कहा, सुशांत निर्देशक के रूप में मेरी पहली फिल्म के सिर्फ हीरो ही नहीं थे, बल्कि वे एक प्यारे दोस्त थे जो मेरे कठिन समय में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। हम काइपोचे से लेकर दिल बेचारा तक करीब रहे। छाबड़ा ने आगे कहा, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी पहली फिल्म में होंगे। हमने एक साथ कई योजनाएं बनाई, एक साथ कई सारे सपने देखे गए, लेकिन मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि मैं इस फिल्म को रिलीज करने के लिए अकेला रह जाऊंगा। जब मैं इसे बना रहा था तब वो मुझ पर ढेर सारा प्यार बरसाते थे। अब जब वे नहीं हैं तो उनका प्यार हमें निर्देशित करेगा, क्योंकि हम इसे रिलीज कर रहे हैं। फिल्म में सैफ अली खान कैमियो किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में संगीत का निर्माण संगीतकार AR रहमान और गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने किया है। वहीं फिल्म को डिजिटल तौर पर रिलीज करने को लेकर द वॉल्ट डिज्नी कंपनी APAC के अध्यक्ष और चेयरमैन उदय शंकर ने कहा, हम सुशांत सिंह राजपूत जैसे उम्दा अभिनेता की विरासत को बनाए रखने में एक छोटी भूमिका निभाना चाहते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।